बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मॉडल पेपर के हवाले से लेक्चर था वो लास्ट टाइम हमने उसको MCQs नंबर 31 तक डिस्कस किया था। नाउ MCQs 32 पे आते हैं। MCQs 32 हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि वेलोसिटी बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम करने से वेलोसिटी कम हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है और वेवलेंथ बढ़ने से वेलोसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट फैक्टर होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम चेंज इन टेम्परेचर करते हैं तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एम्पलीट्यूड नहीं होता, इंटेंसिटी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया वेवलेंथ हो गया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, इसके बाद हम ये कहते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है जो रनिंग स्लो है। MCQ नंबर 33, अ सिंपल पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो। रनिंग स्लो का मकसद ये हुआ कि उसका टाइम पीरियड बढ़ गया स्लो होने का मतलब। ठीक है। इट कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग दिस पेंडुलम। इस पेंडुलम को हम किस तरह से सही कर सकते हैं? इसको सही करने के लिए हम इसके टाइम पीरियड को कम करना पड़ेगा। हमें पता है कि t बराबर किसके होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये हमने पढ़ा है कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इसके बराबर होता है। ये बात हमें पता है, यानी कि हमें ये पता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि रूट ऑफ लेंथ। अगर हम इसकी लेंथ को कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। हमें यहाँ पे नजर आता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इट्स लेंथ। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इट्स लेंथ। हमें ये चीज़ नज़र आती है। तो ठीक है, हम ये कहते हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें लेंथ को हमें शॉर्टर करना पड़ेगा टाइम पीरियड कम करने के लिए। When the net torque acting on the system is zero, which of the following will be constant? जब टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 9 के हमारे पास MCQ आ रहा है। ये कह रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सजेस्टेड बाय यंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो इसका यूज करते हैं। देखिए, जो यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो इसलिए किया था कि हमें फेस कोहेरेंस मिले। तो और फूलन तो इसका आंसर फेस कोहेरेंस है, लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी लिखता है तो वो भी सही मानना चाहिए। मेरा ख्याल ये है, क्योंकि इसमें हमें ऑब्टेन डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव भी हो रहा है। लेकिन इसमें जो ये पूछने का मकसद है कि फेस कोहेरेंस क्या चीज़ है। फेस कोहेरेंस आपको पता है कि क्या चीज़ होती है। तो यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो फेस कोहेरेंस की कंडीशन हासिल करने के लिए किया। चैप्टर 9 के एक और MCQ आ जाता है, द diffraction observed by diffraction grating can also be termed as सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, मल्टी स्लिट। बहुत सारी स्लिट्स होती हैं हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, तो हम इसको टर्म करते हैं एज अ मल्टी स्लिट डायफ्रैक्शन, लेकिन ये फाइनल डायफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन दिस इज द राइट ऑप्शन। मल्टी स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे पास होता है, मल्टी स्लिट डायफ्रैक्शन कहलाता है। टू सोर्स ऑफ लाइट आर कोहेरेंट, आर सेट टू बी कोहेरेंट। ये हमारे पास जो है 37 MCQs है। दो लाइट्स की जो वेव्स है हमारे पास कोहेरेंट कब होती हैं? दे प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेव। देखिए, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी फ्रीक्वेंसी सेम हो तो वेवलेंथ सेम हो। ठीक है ना? तो इसमें हमारा जाता है इसका राइट ऑप्शन, दे प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ इसके सेम होंगे। If we narrow the distance between two slits in Young's double slit experiment, the fringe width क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, डिक्रीज होगी? अच्छा जी, हमारे पास क्या, हम ये कहते हैं कि डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, लैम्डा एल अपॉन डी। डेल्टा वाई इसको कहते हैं फ्रिंज की विड्थ, लैम्डा एल अपॉन डी के बराबर है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 का ही MCQ है। अभी तक ये 9 में ही अभी तक हमें 4 MCQ आ चुके हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, ये बोर्ड का पेपर नहीं है, दिस इज अ मॉडल पेपर। तो लैम्डा एल अपॉन डी। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर डी को हम नैरो कर दें, यानी डी को कम कर दें, तो डेल्टा वाई और डी में एक इनवर्स रिलेशन है। तो डेल्टा वाई हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। डेल्टा वाई इंक्रीज कर जाएगा। अब ये कहते हैं द पॉइंट टू विच द लाइट रेज आर ब्रॉट टू फोकस इज कॉल्ड। वो कौन सा पॉइंट होता है जिसपे तमाम लाइट की रेज किसी लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट पे फोकस होती है? वो पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें तमाम लाइट की रेज लेंस से गुजरने के बाद फोकस करती हैं।
ऑप्टिकल एक्सिस इज नॉट अ पॉइंट, तो ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी मीट नहीं करती, सेंटर ऑफ मास पे भी मीट नहीं करती, सो द राइट ऑप्शन इज प्रिंसिपल फोकस। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। हमने कहा कि हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है प्रिंसिपल फोकस, हमारा हो गया राइट ऑप्शन। चलिए अब हमारे पास कौन सा आ जाता है, नंबर 4, सॉरी ये क्या लाएगा हमारे पास, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ये एक 40 है तो उसको एक्सएल लिखना चाहिए, तो एक्सएल होता है 40 को लिखा जाता है एक्सएल करके, ठीक है ना। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज 6 एंड द इमेज डिस्टेंस इज 24, तो m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी लगाएं, इसका आंसर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन दिया हुआ, इमेज डिस्टेंस क्यू दिया हुआ, आपको p निकालना है। m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी हमारे पास आया है, m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी में आपने जब ये फार्मूला अप्लाई कराया तो मैग्निफिकेशन की जगह 24 लिखा, क्यू की जगह मैग्निफिकेशन की जगह 6 आया, क्यू की जगह 24, पी कितना आ जाता है, पी हमारे पास आ जाता है 430। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्ट इज नॉन एज, दो हमारे पास कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्ट के दरमियानी फासले को 41 में हम कह रहे हैं, क्या कहते हैं, वेवलेंथ आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा राइट ऑप्शन, हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया वेव। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर सॉरी 8, to replace a bright fringe by the next bright fringe in Michelson interferometer। चैप्टर नंबर 9 में माइकलसन इंटरफेरोमीटर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन, यानी कि एम लैम्डा। एक लैम्डा के बाद दूसरे लैम्डा में आएंगे तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने ये पढ़ा है, जो उसका मूवेबल मिरर होता है उसको हाफ डिस्टेंस मूव कराया जाता है, यानी कि अगर आपको लैम्डा का डिफरेंस चाहिए तो इसको लैम्डा बाई 2 मूव कराना पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारे पास लैम्डा बाई 2। ये हमारे हो गए एमसीक्यू 42 एमसीक्यू 42 मिनट, ठीक है जी। ये आपने एमसीक्यू इसके देखे। तो अब हम आते हैं अगली स्लाइड की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हम आएंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में अगर हम आते हैं तो सेक्शन बी, सेक्शन ए अगर लेट सपोज आपने कर लिया 42 मार्क्स का, 42 मिनट्स के बजाय 45 मिनट्स में कर लिया, तो अब हम आएंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन से आपने 5 सवाल करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, तमाम क्वेश्चंस की इक्वल मार्क्स हैं। द यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ है। ऑल नोटेशंस आर यूज्ड इन देयर यूजुअल मीनिंग, तमाम नोटेशन जो है आपके पास अपने यूजुअल मीनिंग रखती है, यानी कि P का मतलब प्रेशर होगा, V का मतलब वॉल्यूम भी होगा, V का मतलब वेलोसिटी भी होगा। ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ डायग्राम बनाएं। तो आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिसमें से 3 से 4 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बाकी 5 न्यूमेरिकल या रीजन होंगे। इसमें से आपने 5 करने, ठीक है ना। 5 आपने करने हैं, 9 में से 3 इसमें दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 1 दिया हुआ है रीजन और 5 दिए हुए हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि न्यूमेरिकल कर लिए जाए। न्यूमेरिकल करने में फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने सॉलिड किया है तो नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन आपने उसको बिल्कुल सही किया हुआ है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप अवॉइड करेंगे, न्यूमेरिकल ना करें। अगर आपको लगता है कि शक है कि मैं इसको सही नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो आप उसको छोड़ें, आप शॉर्ट क्वेश्चंस करें। जैसे अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये चैप्टर नंबर 3 वाला मोमेंटम लीनियर है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मिला देते हैं। स्टेट करना है और प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सॉरी। चैप्टर 3 में स्टेटमेंट इसकी क्या होती है, इन एन इलास्टिक कोलिजन द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। ये हमने पढ़ा हुआ था। ये हमारे पास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। ये इसकी हमारे पास है, डेरिवेशन में आते हैं। तो डेरिवेशन में कहते हैं दो बॉडीज टकराती हैं, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है। जब बॉडी ए बी पे फोर्स डालती है वही बॉडी बी ए पे डालती है, दोनों को बराबर ले लेते हैं नेगेटिव साइन लेते हुए। और उसका हमारे पास जो प्रूफ आता है वो आता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास एक लाइन की डेफिनेशन है, if the body is at rest, the body is said to be in static equilibrium, and if the body is moving with a uniform velocity, the body is said to be in dynamic equilibrium। ये हमारे पास एक एक लाइन की डेफिनेशन होगी।
उसके बाद भी आपको क्या करनी है, कंडीशंस देनी है इक्विलिब्रियम की। एक हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस का सम अगर जीरो है तो बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में कहलाती है। अच्छे, दूसरी इसकी जो डेफिनेशन आ जाती है वो कहलाती है हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन नहीं, स्टेटमेंट है, if the sum of all the torques acting on a body is equal to zero, the body is said to be rotational equilibrium. रूट हमारे पास समीशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद तीसरे सवाल पे आते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ये बहुत अच्छी तरह से याद किया हुआ है, इसमें डायग्राम लाजमी बना दीजिएगा। जो डायग्राम आपके पास है वो जरूर आप इसमें बनाइए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है हाउ इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द लेंस। आप लेंथ बढ़ाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे क्या असर पड़ेगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्या फर्क पड़ेगा। इसमें आपने पहले लिखना है नंबर वन में आपने हेडिंग डाल दी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आपने हेडिंग डाल दी, तो आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेडिंग डालने के बाद आपने बताया कि आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या होती है, वो आपको पता है कि एफ नॉट अपॉन एफ ई होती है, एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। यहाँ पे आपको नज़र आता है कि एफ नॉट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो मैग्नीफिकेशन आपने बताया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ाने से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन बढ़ जाती है। मैथमेटिकली ये बात बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर आपने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देंगे, आपके पास एक अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला था। वो फार्मूला हमारे पास क्या था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या चीज़ था आपके पास, ये हमारे पास था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे जो फार्मूला था वो तो लिख लिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जो भी हेडिंग डाल के आप लिखते हैं वो आप देंगे एल अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ। यहाँ पे आपको नजर आता है कि फोकल लेंथ से क्या ताल्लुक लग रहा है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ाने से, किसकी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ाने से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ाने से आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी बेटा, मैग्नीफिकेशन हो जाएगी कम। मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर हम बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगी हमारे पास कम। ठीक है जी, इसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर वे में, प्रॉपरली आपने इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका आपको आता है। आपने पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेडिंग डाली, देन आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डाली। आपने बताया मैग्नीफिकेशन क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, एफ नॉट अपॉन एफ ई। यहाँ पे आपने बताया मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से, एंड सो ऑन। इसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला लिख के ये बता दें, प्रूव दैट a is equal to minus 4i plus k, b is equal to 3i plus j plus 2k, and c is equal to I minus j minus k can form the sides of a right triangle। right triangle एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड आपस में परपेंडिकुलर होती है। एक साइड को आप बेस कहते हैं, एक साइड को आप परपेंडिकुलर। यानी कि इन दोनों साइड्स को अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो जीरो के बराबर आएगा। ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि इन तीनों साइड्स में से कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूस है, ये हमें नहीं पता। ये हमने अभी डिसाइड नहीं किया है। किस तरह से पता लगेगा कि कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूस है। तो आपको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने तीनों का मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड में जो साइड सबसे बड़ी होती है ना, वो साइड आपके पास क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है। सबसे बड़ी जो साइड होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। ठीक है ना। उस साइड को आप नाम देते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो आपने ए का मैग्नीट्यूड लिया। ए का मैग्नीट्यूड आपको लेना आता है। मैग्नीट्यूड लेने का तरीक़ाकार क्या होता है, आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के वाले के साथ का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, आई के साथ है -1 का स्क्वायर, सॉरी -4 का स्क्वायर। ये आ गया -4 का स्क्वायर प्लस जे मौजूद नहीं है तो नहीं करेंगे स्क्वायर स्क्वायर, प्लस फिर किसका करेंगे, के का स्क्वायर
के साथ क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 16 प्लस 1 का स्क्वायर 16 प्लस 1 √17 आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है √17, ये हमने निकाल दिया √17। ठीक है जी। इसी तरह से हमने क्या निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 9 प्लस 1 10 10 इज इक्वल टू √14, ये हमारे पास आ गया √14, ये आ गया √14। चलिए फिर सी में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √3। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लग जाती है कि हमारे पास ये जो है √3, इसमें हमने सबसे पहले क्या पता लग गया, ये पता लग गया कि साइड्स में राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन है। हाइपोटेनियस जब आपके पास ए के बराबर है, आपके पास हाइपोटेनियस हो गया ए के बराबर, और बेस और परपेंडिकुलर आपने किसी को भी बी और किसी को भी सी ले लिया, ये आपकी मर्जी, आपने किसी को भी बी लिया किसी को भी सी ले लिया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया। ठीक है जी, ए बी और सी आपने मर्जी से ले लिया। अब आपके पास बी और सी अगर 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद हैं तो आपके पास इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। तो बी का डॉट प्रोडक्ट आप सी के साथ लेके प्रूव करेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट इसका किसके बराबर आ रहा है, बी डॉट सी किसके बराबर आता है 0 डिग्री के बराबर आता है। जब आप लेंगे तो ये ऑब्वियसली आपके पास 0 के बराबर आएगा, देन आप लिख देंगे प्रूव। आप इसको करके देख लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट लेना मैं नहीं सिखा रहा, आप देखेंगे तो बराबर ही आ रहा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास प्रूफ। ठीक, ये आ जाएगा प्रूफ। ठीक, अब आ जाते हैं अगली स्लाइड्स की तरफ। छठे नंबर की, टू कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट। दो कोहेरेंट सोर्सेज आपस में 1.8 सेंटीमीटर के फासले पे हैं। तो आप इसके जो डाटा बनाते हैं उसमें डी इसके दोनों स्लिट्स के दरमियान फासला हो गया 1.8 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 1.8 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ठीक है जी, सेंटीमीटर में पूरे डाटा को रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्त नहीं है, इन्होंने नहीं कहा तमाम यूनिट्स बराबर। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे, लेंथ कितनी है वो, यानी कि स्लिट से स्क्रीन तक का फासला जो है आपके पास 80 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया 80 सेंटीमीटर, ये आ गया 80 सेंटीमीटर, दिस इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है। द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी चौथी ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन दे रहे हैं, यानी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आपके पास 1.087, और नंबर ऑफ फ्रिंज कौन सी है आपके पास 4 है। तो m किसके बराबर हो गया 0, m हो गया हमारे पास 4 के बराबर, 1.8708 सेंटीमीटर बराबर है, m हो गया 4। अब हमारे पास मालूम इसमें करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ मालूम करनी है। वेवलेंथ मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमें इस तरह से निकलेगा, हमारे पास वेवलेंथ मालूम करने का फार्मूला, वो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन निकालते हैं वो लिखते हैं m लैम्डा l अपॉन डी, वाई ब्राइट इज इक्वल टू m लैम्डा l अपॉन डी के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा m लैम्डा l अपॉन डी के बराबर, m लैम्डा l अपॉन डी के बराबर। ठीक है जी, ये आ गया m लैम्डा l अपॉन डी के बराबर। ठीक है, इधर से आपने लैम्डा निकाल लेना है, कैलकुलेशन करते हुए लैम्डा आपका आ जाएगा, जो भी आएगा सेंटीमीटर में निकला। फाइंड द स्पीड ऑफ एयर साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 70 डिग्री सेल्सियस। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ इनको देना चाहिए था एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो इसमें आपके पास डाटा में फार्मूला जो लगेगा किसी भी टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम करने का, वो लगेगा v नॉट इज इक्वल टू टी प्लस वी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 273 डिवाइडेड बाई 270, टी प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273, ये फार्मूला लगना है। दो पार्ट होंगे इसके, एक पार्ट में आपने क्या करना है, पहले आपने टी लेना है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में लेना है टी 70 डिग्री सेल्सियस।
दोनों तरह से आपने काम करना है। एक ही तरह का काम बार 2 दफ़ा करना है। एक दफ़ा आपने 50 लेके करना है, एक दफ़ा आपने 70 लेके करना है। तो ये आ जाएंगे दो आंसर इसके, ठीक है ना। एक 360 प्लस आएगा और एक 360 ऊपर आएगा 70 डिग्री। A truck starts from rest at the top of a slope which is 1 meter high and 49 meter long. Find the acceleration and the speed at the bottom of the slope assuming the friction is negligible. Friction negligible है, ये आपका बुक की 3.7 एग्जाम्पल है, चैप्टर 3 की सॉल्व एग्जाम्पल। 3.7 एग्जाम्पल है ये बुक की। इसको देखें आप, आपके पास इसको ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल में आपके पास ये होता है कि ये आपके पास एक स्लोप दिया जा रहा है जो ऊपर से नीचे यहाँ से ट्रक ड्रॉप होता है। ये आपके पास जब ड्रॉप होता है तो इसकी हाइट कितनी दी जा रही है, ये 1 मीटर इसकी हाइट दी जाती है और इसकी जो लेंथ दी जा रही है 49 मीटर है। ये है 49 मीटर अवे, दिस इज 49 मीटर। यहाँ से अगर आपको मैं कहता हूँ एंगल निकालना तो आप साइन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा आप ले लेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1/49। 1/49 के बराबर हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा आ जाएगा 1/49 के बराबर, ठीक है जी। ये आ गया 1/49, ठीक है, 1/49 ये आ गया साइन थीटा 1/49 के बराबर। ए बराबर होता है जी साइन थीटा के, ठीक है, ए बराबर हो गया जी साइन थीटा के। ये फार्मूला लगाएंगे फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जी आपको 9.8 ले लेना है, साइन थीटा आप 1/49 लेंगे। यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। ए मिलने के बाद आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, फिर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, लगाएंगे। ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए भी पता है, एस भी पता है, वी आई जीरो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वी एफ हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। हमारा 8वां सवाल था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि लास्ट होगा सेक्शन बी का। A diver leaps from a tower with an initial velocity of 7 मीटर पर सेकंड and upward velocity of 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि डाइवर लीप कर रहा है। ये चैप्टर 4 का 4.6 क्वेश्चन है बुक का। ये बुक का सवाल है एक्यूरेट, और इसको मजीद आसान कर दिया गया है। इसमें आपके पास पूछ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ पोजीशन निकालने, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है। तो ये सॉल्व करेंगे, आपने सॉल्व किया होगा, अगर नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा। तो ये 9 सवाल थे जो हमने डिस्कस कर लिए। इसमें किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कॉन्स्पायरेंसी नहीं है, किसी किस्म की भी कोई इसके अंदर शकु को शुबहत नहीं है। सवालात आपके क्लियर है। 5 में से 9 करने हैं। इफ यू टेक 5 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन और 7 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, तो आपके पास 35 मिनट बनते हैं सेक्शन बी के लिए। 45 सेक्शन ए करा, 35 सेक्शन बी किया। नाउ यू हैव कंज्यूम्ड 80 मिनट्स, यू लेफ्ट 40 मिनट फॉर सेक्शन सी। सेक्शन सी पे जब हम आते हैं तो सेक्शन सी में कह रहे हैं 18 नंबर का सवाल, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। एक सवाल करना है इस सेक्शन से। ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी, डायग्राम बनाए जहाँ पे जरूरत है। द यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। अमूमन साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज की जरूरत होती नहीं है। ऑल नोटेशंस आर यूज्ड इन देयर यूजुअल मीनिंग। और याद रखिएगा कि हमेशा सेक्शन सी के 99% क्वेश्चन में डायग्राम बनती है। क्वेश्चन 3 का ए आता है, डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करना, जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो डिस्कस करना हो बता देंगे कि ये डिस्कस, देखिए इसको प्रूफ करना है डॉट प्रोडक्ट से। दूसरा पार्ट है व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास क्या होती है, डेफिनेशन लिखनी है। ड्राइव द रिलेशन फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट भी निकलती है, लेकिन अगर आपने इसको टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के साथ निकाला तो पहले टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालते हुए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखे, देन आप आते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरफ। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको करना आता है, वो निकाल देंगे। सेक्शन सी गिव्स न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स का फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के लिए आपने बताना है कि न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड क्या है, और उसमें लैप्लास की करेक्शन देनी है। इसमें टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस नहीं करना। ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। नाउ अगर आप लोग क्वेश्चन 4 करना चाहते हैं तो क्वेश्चन 4 पे आ जाए। व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन आपके पास क्या होता है, अ ब्लॉक ऑफ मास m
एक ब्लॉक जिसका मास m है, अगर इसको हम प्लेस करते हैं इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, ड्राइव द रिलेशन फॉर इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आपको रिलेशन मालूम करना है। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन यानी a इज इक्वल टू b sin थीटा माइनस f अपॉन m पे आपने इसको ड्राइव करना है। What is the diffraction grating? How it can be used to measure the wavelength of light? Wavelength of light किस तरह से मेजर होती है आपने ये मालूम करना है, यानी कि आपने d sin theta is equal to m lambda ड्राइव करना है। With the help of ray diagram, drive the relation for the magnifying power of a compound microscope। ये बहुत खूबसूरती के साथ इस सवाल को सॉल्व कर दिया जिसने भी मॉडल पेपर बनाया। किस तरह से किया इन्होंने, कहा सिर्फ डायग्राम बनाए, उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन करी। नो नीड टू राइट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ठीक है जी। तो यहाँ तक इसको करना है तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट जो मैंने बताई कि 45 मिनट में आप एमसीक्यूज कीजिए, 35 मिनट में सेक्शन बी कीजिए एंड 40 मिनट्स दैट विल बी इनफ टाइम फॉर सेक्शन सी। 3 सवाल करने होंगे, अगर 10-10 मिनट के भी 3 सवाल आप करते हैं तो 10 मिनट फिर भी आपके पास बच जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा आपके पास। एमसीक्यूज करते हुए चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो एमसीक्यूज आता है वो करें, जो नहीं आता है स्किप करें। रोमन थोड़ा सा देख लिएगा किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि रोमन आप लोगों को 42 तक लिखना आसान नहीं होता। तो आप तमाम एमसीक्यूज के पहले आपने जब आपके पास आया तो रोमन में लिख लिया 42 तक, फिर जिसका आंसर पता है श्योर है वो लिख लिया, फिर सेक्शन बी करने लगे, क्योंकि 20 मिनट्स तक आपसे पेपर नहीं लेंगे, 2 आवर्स तक आपसे पेपर वापस नहीं लिया जाएगा एमसीक्यूज का इस दफ़ा, ठीक है जी। ये इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ आपके पास पेंडेमिक की वजह से इतनी आसानियाँ दे रहे हैं। एक तो कोर्स भी रिड्यूस कर दिया गया था, आइंदा इंशाल्लाह ऐसी आसानियाँ नहीं देंगे, क्योंकि हालात बेहतर हो जाएंगे। आई होप कि हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे अगले साल, ठीक है जी। तो यहाँ हम इसको रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इसको सुना। इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर को भी बहुत जल्दी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी।